ओके। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था एसी, उसी के बेसिस पे इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, 100% चांसेस हैं इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए हमारे लिए इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत टफ नहीं होते हैं, आसान ही होते हैं। लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकल हैं तो प्रॉब्लम देते ही देते हैं, तो इनको हम लोग करके सीखेंगे और आसान होता है इनको करना। ठीक है, हम लोग एक बार अगर इसको समझ लेंगे तो आसान है लेकिन इनको करने से पहले जो पीछे पढ़ा है वो अच्छे से रिवीजन करना ज़रूरी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है? अ वोल्टेज V इक्वल्स टू 200 साइन 300t volt is applied in an alternating current circuit. A resistance of 14 ohm and inductor of 0.1 Henry are connected in series in the circuit. Find. ठीक है, तो पहली बात इसमें जो बोला गया है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि कोई एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है, इनमें इतना वोल्टेज दिया गया है, कोई कैपेसिटर नहीं लगा है। जितना बोला जाएगा सिर्फ हमको उतना ही समझना है। यानी कि कुछ ऐसा बोला गया है कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 40 ओम, और एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 0.1 हेनरी। ठीक है, और इनको जो सप्लाई दी गई है उसकी वैल्यू है V इज इक्वल टू 200 साइन 300t, 200 साइन 300t। ठीक है, अच्छा, बाकी सारी बातें तो किनारे करिए। जब भी हमें इस तरह से इक्वेशन दे दी जाए तो कुछ बातें हमें पहले से ही मालूम होनी ही चाहिए। जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए पीक वोल्टेज क्या होगा, तो हम लोग पीक वोल्टेज बता सकते हैं कि ये 200 होगा। 200 इज योर पीक वोल्टेज। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ देख के बता सकते हैं, जो टी के साथ लिखा हुआ है, कितनी है, 300 है। हमसे अगर पूछ लिया जाए कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो भाई फ्रीक्वेंसी होती है 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू 300 है, इसको हम लोग 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 अपॉन पाई हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज़ें पहले से मालूम होनी चाहिए। किसको देख के? सिर्फ इक्वेशन को देख के ये मालूम होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें क्या बोला गया। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा जो गया है वो है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का इम्पीडेंस बताइए, मतलब जेड बताइए। तो जेड आपको पहले से मालूम है, जेड का फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बता के रखा है कि सर्किट में इन दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट नहीं होगा, उसको आप जीरो मान लेंगे। तो इसमें कैपेसिटर तो लगा नहीं है, तो हम एक्सी को जीरो मान लेते हैं। अगर एक्सी को जीरो मान लेंगे तो हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर तो हमें पता है, हमें सिर्फ एक्सएल निकालना है। अब एक्सएल कैसे निकालोगे? एक्सएल होता है एल ओमेगा। अगर ये फार्मूला नहीं पता है तो पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सएल की वैल्यू होती है, एक्सएल है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका फार्मूला होता है एल ओमेगा। एल की वैल्यू 0.1 हेनरी है और ओमेगा की वैल्यू 300 है, यहाँ पे मैंने लिखी है, देखिए। तो 0.1 इंटू 300 मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो मेरे ख्याल से 3 ओम आ जाएगा, आई थिंक। नहीं, 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो 30 ओम हमारे पास आ गया आंसर। ये क्या है? एक्सएल है। हमें क्या निकालना है? जेड, इम्पीडेंस पूछा है। तो Z विल बी इक्वल टू एक्सएल की वैल्यू 30 का स्क्वायर, R की वैल्यू, रेजिस्टेंस कितना था, तो रेजिस्टेंस था 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे को लगता है 2500। हाँ,
अब 2500 का स्क्वायर रूट निकालना आसान है। आप कह सकते हो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ठीक है, तो ये आएगा 50। आंसर वही होगा ओम। अब इम्पिडेंस बोल लीजिए, चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल लीजिए, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल लीजिए, चाहे रेजिस्टेंस बोल लीजिए, सब कुछ है अपोजिशन टू करंट। और अपोजिशन टू करंट का यूनिट जो है वो हमेशा ही ओम होता है, तो इसका यूनिट भी ओम ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट की पीक वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको बताया वो करंट की पीक वैल्यू लिखनी है, तो हमेशा पीक वैल्यू लेंगे ईएमएफ की डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, अब यहाँ पे ईएमएफ नहीं, यहाँ पे वोल्टेज है, तो वोल्टेज की आप पीक वैल्यू मानिए। तो वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो कितनी है, 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट डिवाइड बाई जेड, जेड मतलब इम्पिडेंस, डिवाइड कर देंगे 50 से, तो मेरे पास आ जाएगा 4 एम्पियर। ये पीक वैल्यू आ गई करंट की। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा गया फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब देखिए फेज डिफरेंस क्या होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला तो याद सिंपल सा था, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ट्रायंगल से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने जो ट्रायंगल बनाया था, अगर इन दोनों सर्किट का मेरे पास, जो फिर से आपको बना के दिखाते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई दी गई है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक करंट वाली लाइन बना लेते हैं, इसी को हम लोग बेसिस मान के चलेंगे। अब रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो इन फेज होता है, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो आगे होता है। ठीक है, किससे, करंट से। वोल्टेज आगे होता है, कितना आगे होता है, पाई/2 आगे होता है, 90 डिग्री आगे होता है। तो ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया। दोनों वेक्टर बन गए, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट ही z है जो हम लोग, सॉरी z नहीं है, ये v है जो हमको दिया गया है। ठीक है, और ये हमारा फाई है, एंगल है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, हमारा नेट वोल्टेज क्या है, v, और ये है करंट का डायरेक्शन, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वही तुम्हारा फेज डिफरेंस होता है, तो हमको ये फाई निकालना है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखेंगे तो यही ट्राइंगल मेरा क्या है, tan फाई अगर मैंने लगाई तो tan फाई इज इक्वल टू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, यानी कि VL अपॉन VR। ठीक है, VL अपॉन VR इससे कर सकते हो। अगर हम दोनों को सेम I से डिवाइड करेंगे तो VL अपॉन I क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाय करंट इज ऑलवेज अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन होता है भाई, आपको मैंने अपोजिशन का फॉर्मूला बताया हुआ है। अपोजिशन का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट। तो ये अपोजिशन अक्रॉस इंडक्टर है, और ये पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर डिवाइड बाय करंट, ये अपोजिशन अक्रॉस रजिस्टर है, कितना होता है, R। ये tan फाई आया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। फार्मूला हमारा ये होता है, मैंने आपको बताया था। अब देखिए इसमें कौन जीरो है, एक्सी तो है ही नहीं, तो एक्सी को जीरो कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एक्सएल अपॉन आर आ जाएगा। तो देखिए एक्सएल अपॉन आर ही तो लिखा हुआ है। अब एक्सएल की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी अभी, मेरे ख्याल से 30 निकाली थी शायद, हाँ 30 निकाली थी। तो यहाँ पे ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 40, रेजिस्टेंस हमारा 40 है, तो ये 3/4 आ गया। अब 3/4 की वैल्यू नहीं पता है तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स करके लिख देंगे। ठीक है, अब इनवर्स करके मैंने लिख दिया, ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया। ओके, आईएससी वालों को कैलकुलेटर अलाउड है, वो इस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेटर में, और सीबीएसई वालों को अलाउड नहीं है तो वो इस तरह करके छोड़ सकते हैं, ये उनका फाई होगा। तो फेज डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पीक वोल्टेज एट आर। ठीक है, पीक वोल्टेज एट आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना होगा। तो अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, तो जब हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था,
ठीक है, ये मैंने ईएमएफ लगाया था, यहाँ पे ईएमएफ था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोगों ने यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाली थी, करंट की वैल्यू हमारे पास आई थी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कहने का मतलब दोनों के बीच किसी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों के बीच किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं था। तो हमसे पूछा गया है कि इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो अब इसके अक्रॉस अगर मुझे पीक वोल्टेज निकालना है तो पीक वोल्टेज हमें मिलेगा कहाँ से? पीक वोल्टेज हमको मिलता है करंट से ही। भाई करंट का फॉर्मूला हमारे पास जो था पीक करंट वाला, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई अपोजिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पीक करंट इज इक्वल टू ई नॉट इज डिवाइड बाई अपोजिशन, ये है, समझिएगा ध्यान से। अब क्योंकि ये जो सर्किट है इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सीरीज में है, तो जो पीक करंट की वैल्यू इसके अंदर होगी वही पीक करंट की वैल्यू इसके अंदर होगी, अलग अलग थोड़ी ना होगी। करंट की वैल्यू सेम रहेगी, करंट की वैल्यू सेम रहेगी, फेज अलग अलग हो सकता है, वैल्यू सेम रहनी है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, फेज अलग अलग हो सकता है, मतलब यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस करंट पीछे चल रहा है लेकिन रजिस्टर में तो सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो फेज अलग अलग हो सकता है लेकिन वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ये सीरीज में है। तो पीक वैल्यू जो हम लोगों ने करंट की निकाली थी जो कि थी 4 एम्पियर, वो दोनों में ही सेम रहेगी। ठीक है, वो दोनों में ही सेम रहेगी, और अपोजिशन लेकिन दोनों का अलग अलग है। भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो अपोजिशन है वो आर है, इंडक्टर के अक्रॉस जो अपोजिशन है वो एक्सएल है। तो अगर मुझे पीक वोल्टेज निकालना है तो आई नॉट इंटू जिसके भी अक्रॉस निकालना उसका अपोजिशन लिख देंगे। ठीक है, तो आई नॉट हमारा कितना आया था 4 एम्पियर, अपोजिशन किसके अक्रॉस? रजिस्टर के अक्रॉस, तो उसका रेजिस्टेंस 40 ओम, मेरे पास आ गया 160 वोल्ट। ठीक है, अगर मुझे पीक वोल्टेज निकालना हो इंडक्टर के अक्रॉस तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू उसका अपोजिशन, उसका अपोजिशन होता है हमेशा एक्स एल। तो ये मल्टीप्लाइड वाला है और ये एक्स वाला है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये एक्स एल है। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू 4 और एक्स एल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी शायद 30 ओम, तो ये 120 वोल्ट आ जाएगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखते देखते रुकते रुकते वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, आप इसको रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्या, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अब भाई एवरेज पावर कंज्यूम्ड हमसे पूछा गया है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मूले में वी आर एम एस आई आर एम एस है और हमको ना वी आर एम एस पता है ना आई आर एम एस पता है, मतलब हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो पता ही नहीं है ना भाई। क्वेश्चन में आप देखिए हमको जो वोल्टेज दिया गया है वो इक्वेशन में दिया गया है, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये हमको जो वोल्टेज दिया गया ये इक्वेशन में दिया गया है, इसमें ये आरएमएस वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन है। हाँ हमको मैक्सिमम वैल्यू पता है, पीक वैल्यू पता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो पता ही नहीं। तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं पता है तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे पीक वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, कैसे कर सकते हो भाई, वी आर एम एस होता क्या है, वो होता है पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2, आई आर एम एस क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2। ठीक है, अब वी नॉट हमको पता है, आई नॉट पता है, √2 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉस फाई को भी हम चेंज कर सकते हैं, कॉस फाई में फाई की वैल्यू हमें मालूम तो है नहीं, हमें तो टेन फाई की वैल्यू टेन इनवर्स करके पता है ना, तो हम चाहें तो ये जो ट्राइंगल बनाया था मैंने यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू अगर हम इस ट्राइंगल से निकालना चाहें निकालते, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है वी आर, हाइपोटेनियस क्या है वी,
वी आर अपॉन वी, ठीक है। अभी इसको दोनों को अगर हम आई से डिवाइड कर दें तो ये अपोजिशन आ जाएंगे, ठीक है। हम अपोजिशन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं इसको, ठीक है। डायग्राम मेरा बना हुआ था पोटेंशियल के फॉर्म में। अब वी आर अपॉन आई का मतलब यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर डिवाइड बाय करंट इज ऑलवेज अपोजिशन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इन टोटल सर्किट, नेट सर्किट डिवाइड बाय करंट, वो होता है जेड, ठीक है। बस इतना याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। कॉस फाई का एक फॉर्मूला भी यही होता है, आर अपॉन जेड, तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। मैंने जब पावर बताया था, पावर फैक्टर बताया था, उसमें ये बात बताई भी थी। तो अगर आपको सीधे फॉर्मूले याद हैं तो आपका काम चल जाएगा, नहीं याद है तो कंसेप्ट वाइज भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। वी नॉट की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, कितनी निकाली, क्या वो तो दी गई है ना क्वेश्चन में, कितनी दी गई है, 200 वोल्ट, ठीक है। तो वी नॉट की जगह पे मेरा आ जाएगा 200। आई नॉट मतलब पीक करंट कितना है सर्किट में, सर्किट में जो पीक करंट था वो 4 एम्पियर था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, नीचे 2 है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग को पता है 40 दी गई है, और जेड हम लोगों ने 30 निकाला था, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 100, 0 से 0 चला गया, 1600 डिवाइड बाई 3, ठीक है, वॉट। पॉइंट में निकालना चाहें आप, आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, पॉइंट में निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। मेरा मोटिव था आपको कॉन्सेप्ट को समझाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द इम्पिडेंस, पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। बस हमसे ये पूछा गया है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा इम्पिडेंस का पूछा गया है। इम्पिडेंस मुझे लगता है बड़ा सिंपल होता है, आप खुद निकाल सकते हो। ये होता है भाई, इसका तो फॉर्मूला ही रट्टा मार लो, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमको इम्पिडेंस निकालने के लिए एक्सएल चाहिए, एक्सी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। एक्सएल और एक्सी, एक्सएल होता है एल ओमेगा और एक्सी जो होता है वो होता है 1/c ओमेगा। इनको मुझे निकालना पड़ेगा, बिना निकाले इनका काम ही नहीं चलेगा। अब इनको निकालने के लिए ओमेगा भी चाहिए, तो ओमेगा होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इस वोल्टेज पे हम लोग ध्यान दें तो अगर पीक वैल्यू मैं पूछूं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, तो पीक वैल्यू हो जाएगी 200 वोल्ट, और ओमेगा पूछूं तो ओमेगा हो जाएगा 100, ठीक है, सिंपल। अब सिर्फ वैल्यू निकाल लिए। सबसे पहले एक्सएल निकालते हैं। एल की वैल्यू हमको दी गई क्वेश्चन में 10 हेनरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और ओमेगा की वैल्यू है 100, तो ये आ जाएगा 1000 ओम, ठीक है। अब निकालेंगे एक्स सी, तो 1/c, सी मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड है, इसको पहले फैरड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100, 1/2 कितना होता है, 0.5, 10⁻⁻6, और ये 10⁻2 है, माइनस करेंगे तो 10⁻⁻4 बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻4 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब 10⁻4 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5000, ठीक है। ये जिसको भी समझ में आ गया समझ लो उसकी मैथ अच्छी है, अगर ये नहीं समझ में आया है तो अभी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत और है, ठीक है। ये कोई इतना टफ नहीं था, इसको दो एक बार देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0.5 लिखा है, 10⁻4 का मतलब हुआ 10,000, तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5000 बन जाएगा। एक्सएल आ गया, सॉरी एक्सी था, एक्सी आ गया, एक्सएल आ गया। अब हमें चाहिए एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, दोनों को माइनस करके निकालना। देखो एक्सएल माइनस एक्सी निकालो चाहे एक्सी माइनस एक्सएल निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना याद रखना, दोनों बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो 5000 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, 4000, तो माइनस भी आ गया, ठीक है।
माइनस में अगर आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो z निकालना है तो उसके अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर अपने आप निगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है। तो z की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू है 4000, तो 4000 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर कितना था, आर था 500, सर्किट के अंदर आर की वैल्यू है 500, तो इसका स्क्वायर हो गया 4000 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, और 3 जीरो हैं, इसको 6 लिखने पड़ेंगे, 3 दिन 6, ठीक। 500 तो 5 5 25, 2 जीरो हैं तो 4 लिखने पड़ेंगे। स्क्वायर करने पर भाई जितने उतने जितने टाइम जीरो भी बढ़ेंगे, ठीक है। इसको प्लस करना है हमें, तो 3 4, ठीक है। तो मेरे पास 5 1 2 3 4, 4 जीरो ये, 4 जीरो ये, इस जीरो में 5 को ऐड किया तो 5, इस जीरो में 2 को ऐड किया तो 2, और आगे 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है, बहुत लंबा सा नंबर आया है। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1625 इंटू 10,000, ठीक है। इससे लिखने से फ़ायदा हमारा ये है कि हमको पता है 10,000 का स्क्वायर रूट होगा 100। अब सिर्फ इसका पता चल जाए हमारा काम हो जाएगा, 1625 का। सिक्सटीन 1625 का मुझे लगता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो इसको निकालना भी आना चाहिए। तो वैसे तो आईएससी वालों के पास तो कैलकुलेटर होगा, वो निकाल सकते हैं डायरेक्टली। बाकी जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। इधर से मैंने पेयर बनाया, इधर से पेयर बनाया, तो ये हो जाएगा पहले 4 4 जा 16, फिर 25 उतार लिया, इस 4 में 4 को ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ अगर हम 1 से भी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 से बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये 0 0 हो गया, तो पूरा 25 उतार लिया, पर यहाँ पे पॉइंट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो 40 पॉइंट समथिंग कुछ आना है, ठीक है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये 40 पॉइंट मान लेते हैं 1 आएगा, ठीक है, मान लेते हैं। आप एक्चुअल में करके निकाल सकते हैं, तो 40.1 करके आएगा ये। अब 40.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लेते हैं 1 2 आएगा, ऐसे मान लेते हैं, ये मान रहे हैं अपने पास से, ठीक है। हमने पूरा किया नहीं, यहाँ पे आप पूरा करके देख सकते हो। तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4012 ओम, ये हमारा जेड आ गया, ठीक है। आप करके देख लेना इसको, मेरे ख्याल से 40.3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, पॉइंट लगाया है मैंने, ठीक है। 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, तो ये तो 80 का 80 ही रहेगा, तो 3 टाइम्स इसको करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, हाँ, ठीक है। ये 40.3 करके कुछ आएगा, ठीक है, 40.3 करके आना। तो z आ गया मेरे पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें था पावर फैक्टर बताइए। पावर फैक्टर के बारे में आपको मैंने बता के रखा है। पावर फैक्टर हमेशा पावर फैक्टर जो होता है वो होता है cos फाई एंड दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन z, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या था, रेजिस्टेंस मेरा था 500। जिसको ये बात डायरेक्टली नहीं समझ में आ रही है वो ट्रायंगल भी बना सकता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल बना लीजिए। देखो ये बनाना तुम्हें आना चाहिए, ये ट्रायंगल, इसमें ये ट्रायंगल में ये वाली साइड होती है एक्सएल माइनस एक्सी, ये होता है हमेशा आर, और ये हमेशा होता है जेड, ऐसे बस इतना बना लीजिए आप। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू आपने निकाल के रखी हुई है, जेड की वैल्यू आपने निकाल के रखी हुई है, आर की वैल्यू निकाल के रखी हुई है। अब हमसे अगर पूछ लिया जाएगा कॉस फाई, तो हम कॉस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर, हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है, जेड, तो इसीलिए आर अपॉन जेड, ये डायरेक्टली लिख दिया है। और इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली बनाना अगर सीख गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे। सिर्फ सीधे ट्रायंगल बना दीजिए, वैल्यूज लिख लीजिए कि परपेंडिकुलर वाली जो साइड होती है वो होती है हमेशा एक्सएल माइनस एक्सी, बेस वाली जो साइड होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है, और ये जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा जेड होता है, इम्पीडेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई
जेड जेड हम लोगों ने निकाला हुआ है अभी 4332। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड करने हम नहीं बैठेंगे, मेथड आपको हम बता रहे हैं, ये डिवाइड करेंगे आ जाएगा। पावर फैक्टर आ गया। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, हमसे फेज डिफरेंस पूछा है, सेम वही काम करेंगे। फेज डिफरेंस हमसे पूछा है, tan फाई निकाल लीजिए इसी में। tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, शायद 4000 आई थी, और आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 दी गई है। ये दो जीरो गए, 5 8 ज़ा 40। हाँ, तो फाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है tan−1 8। ये हमारा फेज डिफरेंस है, दोनों चीजें आ गई। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया इसमें? एन एसी जनरेटर जनरेटिंग एन ईएमएफ ऑफ दिस। ईएमएफ हमको जो दिया गया है उसकी वैल्यू है 300 साइन 100 पाई टी वोल्ट। ठीक है, तो यहां से हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है? पी की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप कह देंगे 300 वोल्ट। ओमेगा हमसे पूछा जाए तो हम कह देंगे 100 पाई। फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी जाए तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, नीचे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, मेरे पास आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये 2018 में आया वो क्वेश्चन है। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमको इस इक्वेशन से मिल गई है। आगे क्या बोला गया? इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 16 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 1 हेनरी इंडक्टर एंड 100 ओम रजिस्टर, मतलब एलसीआर सीरीज सर्किट है। इतनी चीज़ें लगी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अगर आप फिगर बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, फिगर बनाने से आपका क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। रजिस्टेंस हमको कितना मिला, कितना दिया गया है? 100 ओम। ठीक है, इंडक्टर एल की वैल्यू कितनी है? 1 हेनरी। और कैपेसिटेंस हमको कितना दिया गया है? 16 माइक्रो फैरड। ठीक है, इसमें हमने जो ईएमएफ लगाया है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। E इज इक्वल टू ई नॉट नहीं, सॉरी, 300 साइन 100 पाई टी। ठीक है, ये है, और यहाँ से करंट ऐसे ड्रॉ होगा आई। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट द गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी जो निकाली है हम लोगों ने, इसी फ्रीक्वेंसी पर इम्पिडेंस निकाली है इसका। तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। इम्पिडेंस निकालने का तरीका फिर से वही वाली बात, एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या चाहिए हमको? एक्स एल चाहिए। एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा। एल की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? 100 पाई। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, देख लीजिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 100 पाई ओम। अब हमको चाहिए एक्स सी। एक्स सी क्या होता है? 1/c ओमेगा। सी की वैल्यू यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 16 माइक्रो फैरड। तो 16 माइक्रो फैरड को फैरड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/16। 10⁻⁻6 को ऊपर अगर हम ले जाते हैं तो 10⁻+6 हो जाएगा ऊपर जाके, और यहाँ पे 100 पाई लिखा हुआ है। ठीक है, 1/16 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट में अगर हमको निकालना है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो 16 5 0.05 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 0.05 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 100 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू आई थिंक रखनी पड़ेगी हमको यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके हम्म
पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी तो हमारा आंसर आएगा। तो पाई की वैल्यू आप 3.14 रखें, उससे आंसर को निकालें। तो यहाँ पे मेरे पास है 0.05 और नीचे 3.14 रखेंगे तो ये आ जाएगा 314 10⁶। ठीक है, 10⁶ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 314। अब हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है, कुछ ना कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा 50,000। तो पहले तो 1 टाइम्स जाएगा 314, ये बचेगा 6, ये बचेगा 9 और ये बचेगा आई थिंक 1। 0 उतार लेंगे, 3 6 ज़ा 18, 5 टाइम्स मेरे ख्याल से जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 3 ज़ा 15, 0 आ गया, 9 आ गया और यहाँ पे आ गया 8 में से 390। इसका मतलब ये 6 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 नहीं 6 टाइम, अब इसको लेके जाइए। तो 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 7 8, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो ये बचेगा मेरे पास 6, ये हो गया 5 5 और 7 बचेगा, ये हो जाएगा बस 76 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे 0 पड़ेगा। ठीक है, 16 पॉइंट। अब ये किससे जा सकता है, मेरे ख्याल से 2 से मान लेते हैं चला जाएगा। तो बस अप्रॉक्स आंसर लेकर हमको आना है, मैंने बता दिया 16.2 ओम। ठीक है, ये 16.2 ओम आएगा। ऊपर को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर वाले में बस खाली 3.14 रखना है, तो ये आ जाएगा 314 ओम। अब एक्सएल माइनस एक्सी, तो 314 में से अगर हम 16.2 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 208 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, मैं अप्रॉक्स करके लिख रहा हूँ, आप पूरा कैलकुलेट अपना कर लीजिएगा, मैं अप्रॉक्स करके लिख रहा हूँ। इतना टाइम नहीं रहता है कि इतना सब डिटेल में करें। जब रेगुलर क्लास चलती है तो उसमें हम भले सॉल्व करवा लेते हैं पूरा, लेकिन अभी मेथड जानना ज़रूरी है ज़्यादा। तो यहाँ पे हो जाएगा 208 का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना था, 100 ओम, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। 208 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 43264। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 53264। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 230.78 ओम के आसपास आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके इसको देखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, तो हमको बस इसको सॉल्व करना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 2 फिलहाल के लिए पाई लिखा रहने देते हैं। एल की वैल्यू 1 थी है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। इंडक्टर कितना दिया गया था, 1 हेनरी, और ये 16 था। 1 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो 1/2 पाई, चलिए अच्छा 3.14 रख देते हैं। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट जो है वो होगा
4, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 10 की पावर -6 का स्क्वायर रूट 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 5 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 3 11, 8 3 ज़ा 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25, 25.12 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर आ गया मेरे पास 1000 और नीचे है मेरा, अच्छा यहाँ से पॉइंट भी हटा लेते हैं तो 10 की पावर 2 एक और आ जाएगा, तो 2 0 और बढ़ गए, तो 2512 डिवाइड अगर इसको कर ले हम लोग आई थिंक 4 से चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9, ये 2 बचा, ये बच गया मेरे पास 5, ये बच गया 9, ठीक है, ये 0, फिर 4 से चला जाएगा ये, ठीक है, तो 44 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे ख्याल से, 9048, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये 0 बढ़ा दिए, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब डायरेक्टली देख लेते हैं किससे चला जाएगा, 2 से तो चला ही जाएगा, तो चलो इसका आंसर हो गया 44.2 हर्ट्ज, ठीक है, 44 पॉइंट समथिंग आएगा तो 44.2 हर्ट्ज, ये आ गई मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पॉइंट में। पावर फैक्टर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये आसान है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, बस ये याद रखिए, ये आपको मैंने पावर फैक्टर जब पढ़ाया था, यानी पावर जब पढ़ाया था तो उसमें बताई थी बात। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर इज 1। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई तो होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी थी। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, in an alternating current circuit of 100 volt 50 hertz, inductor of inductance L and a bulb of resistance 31.4 ohm are connected in series. If phase difference between voltage and current is pi by 4 radian, evaluate L। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू L है, हमको पता नहीं है, निकालनी है, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है बल्ब के फॉर्मेट में, जिसका हमको रेजिस्टेंस दिया गया है 31.4 ओम, ठीक है, और इसमें लगाया गया है एसी कनेक्शन या एसी फेज दिया गया है, जिसका वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, ये अलग अलग करके ऐसे दिया गया है। अगर कुछ नहीं लिखा है वोल्टेज कौन सा है तो आप आरएमएस वोल्टेज ही मान के चलेंगे हमेशा, तो ये आरएमएस वोल्टेज है 100 वोल्ट, पीक वोल्टेज नहीं है। हमसे क्या पूछा गया? अच्छा, फेज डिफरेंस भी हमको दिया गया, फाई भी दिया गया, कितना? पाई बाई 4। पाई बाई 4 जिसको नहीं पता है क्या होता है तो 45 डिग्री आपको पता होना चाहिए। हमसे पूछा गया एल की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो एल की वैल्यू हम लोग बता लेंगे, कोई बहुत टफ काम नहीं है, सिंपल है। मैंने आपको बताया था एल आर सर्किट है, पहली बात तो अगर आप ट्रायंगल बनाना सीख जाइए, सिर्फ ट्रायंगल, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये ट्रायंगल जिसको हमने क्या नाम दिया था? इम्पिडेंस ट्रायंगल। ये फाई है, यहाँ होता है एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ होता है आर, यहाँ होता है जेड, ठीक है। अब एक्सएल माइनस एक्सी तब होगा जब दोनों होंगे, इनमें से कोई भी एक नहीं होगा, उसको उड़ा दीजिए आप, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें कैपेसिटर तो है नहीं, तो इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दीजिए। हमारे पास क्या है? एक्सएल है, तो एक्सएल है, आर है और जेड है, ठीक है। जेड के बारे में कुछ बताया नहीं गया है तो उसको भूल जाइए, ये हमारे लिए अननोन है। हमारे लिए नोन दो क्वांटिटीज़ हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है, हम इसको मान के चलेंगे ये नोन है, ठीक है। एक्सेल होता कितना है लिख देते हैं हम, एक्सेल होता है एल इंटू ओमेगा, ठीक है, ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ,
ठीक है, तो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई × L × F। ठीक है, ये हमारा एक्सेल होता है, इसको याद रखना है बस। अब यहाँ पे अगर हम लोग tan फाई लगाएं इस सिचुएशन में, तो tan फाई विल बी XL/R होगा। अब आप वैल्यूज रख लीजिए जो बोला गया क्वेश्चन में। हमारा फेज डिफरेंस दिया गया है कितना, 45 डिग्री, यानी कि π/4। एक्सेल की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई × L × F डिवाइड बाई R। रेजिस्टेंस कितना है, 31.4। ठीक है, tan π/4 यानी कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इधर आ जाएगा 1। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.14 हमने लगा दी। फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन में दी गई थी 50 हर्ट्स, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे 50 हर्ट्स लिख दिया। एल हमको निकालना है, नीचे 31.4 दिया गया है। ठीक है, तो देखो नीचे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल कैसे होगा, 10 टाइम्स। यहाँ पे पॉइंट इधर लगा है, इधर पॉइंट इसमें इधर लगा हुआ है, ये 3.14 है, 31.4। ये हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 10। तो L की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/10, दैट विल बी 0.1 हेनरी। ये हमारा हो गया L इंडक्टर। ओके, काफी क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं इसमें। प्रैक्टिस आप लोग और क्वेश्चंस की करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसके, इसलिए मैंने इसका पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया है क्वेश्चंस के बेसिस पर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, और आपको भी खुद प्रैक्टिस करनी है, इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और अच्छे नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर आपको गेन हो जाएंगे अगर इन क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लेंगे तो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वो छोटा सा टॉपिक जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। जल्दी जल्दी इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है, फ्रॉम वन लोकेशन टू एनदर। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब आप सोचेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत पड़ गई जो इसको पहुंचाना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, क्यों नहीं डायरेक्टली पहुंच सकती, तार जोड़ लो सीधे पहुंच जाएगी। तो उसकी वजह आपको बताते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, काम क्या करता है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, ज़रूरत क्यों पड़ती है उसकी वजह आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर एक जनरेशन पॉइंट है, जनरेशन पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरा जनरेटर लगा हुआ है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है, मान लेते हैं वो 1000 वॉट हो रही है। ठीक है, और ये हो रही है सपोज 440 वोल्ट पर। ठीक है, इसको यहाँ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है उसको पहुँचाना यहाँ पर है एक टाउन। ये क्या है, एक टाउन है। इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कम से कम 100 वॉट, मतलब उसको कम से कम 800 वॉट चाहिए, 800 वॉट, सॉरी 800 वॉट उसको चाहिए। और किस वोल्टेज पे चाहिए, तो वो चाहिए उसको 220 वोल्ट पर। हम लोग के घरों में 220 वोल्ट आता है, तो इसको 220 वोल्ट पर चाहिए और 800 वॉट तो चाहिए ही चाहिए। वोल्टेज कितना चाहिए उसको तो फिलहाल के लिए आप भूल जाइए, आप सिर्फ इतना सोचिए इस 1000 वॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो हम कैसे पहुँचाएंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ से एक तार जोड़ो, एक तार ऐसे जोड़ो। ठीक है, एक में करंट जाएगा फिर वापस आ जाएगा, मतलब एक को हम लोग फेज बोलते हैं, को न्यूट्रल बोलते हैं, तो ऐसा ऐसा कुछ। तभी तो सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, जाने का रास्ता आने का रास्ता दोनों होना चाहिए ना।
तब सर्किट कंप्लीट होगा। तो अब अगर यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगी, तो अगर मुझे 1000 वॉट जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको यहाँ से इस टाउन में ट्रांसफ़र करना है, जिसको रिक्वायरमेंट है 800 वॉट की, हम लोग यहाँ पे वायर लगाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होके वहाँ तक चली जाएगी। भाई लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन जो हमने ये वायर यूज़ किया हुआ है, ये जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, ये है कंडक्टर, ये बात भी सही है। और कंडक्टर हम उसमें उसको कहते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये करंट आसानी से फ्लो करा सकता है ये, ठीक है। तो अब ये करंट को आसानी से फ्लो तो करा सकता है और रेजिस्टेंस कम भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस हो गई। अब मान के चलते हैं कि ये जो वायर लगा है इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। कितना कम है? मान के चलते हैं 0.1 ओम है पर मीटर में। यानी 1 मीटर लेंथ की वायर वायर की जो लेंथ होगी उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो 0.1 ओम है, हम ये मान के चलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो टाउन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये किलोमीटर मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसका किलोमीटर में है, ये 0.1 ओम पर किलोमीटर। तो अब ये जो वायर लगाया गया है ये कितने मीटर वायर लग गया? तो आप कहेंगे 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर नहीं है बेटा, 100 किलोमीटर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर और जो दूसरा वायर है वो भी तो 100 किलोमीटर है। तो पूरा कितनी लेंथ हुई? करंट को ट्रेवल कितना करना पड़ेगा? अगर यहाँ से गया यहाँ से आया, वैसा लॉजिकली समझिए इस बात को, तो उसको 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो पूरा रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 0.1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 200 से, मेरे ख्याल से 20 ओम आएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि जनरेशन पॉइंट और टाउन के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 20 ओम। ओके, 20 ओम का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? भाई हमारे पास फॉर्मूला था P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास I इज इक्वल टू पी अपॉन वी। भाई पावर का फॉर्मूला तो यही होता है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, यही हम लोग मान के चलेंगे। फिलहाल के लिए कोई अभी अप्लायंस, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई कंपोनेंट नहीं लगा है कि आप कहें कि इसमें कॉस पाई भी इन्वॉल्व करना है। कॉस पाई अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ लगा हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो इसमें पावर का फॉर्मूला वी आई ही यूज होगा। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी अपॉन वी। पावर कितनी है? 1000। वोल्टेज कितना है? 440 वोल्ट, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो मान के चलते हैं, चलो 100/44 है। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 पॉइंट मान लेते हैं, 2.5 आएगा, मान लेते हैं, मान के चल रहे हैं, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। हमें तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ठीक है। 2.5 एम्पियर आ जाएगा। अब इतना करंट फ्लो करेगा इस वायर से, तो अगर इतना करंट फ्लो करेगा तो हीट के फॉर्म में, भाई रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट के फॉर्म में पावर को डिसिपेट करता है। तो कितना डिसिपेशन करेगा? पावर डिसिपेशन कितना करेगा? पावर डिसिपेशन कितना करेगा? डिसिपेट कितनी करेगा? उसकी वैल्यू निकालने का तरीका है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ठीक है, टी की जगह पे आप 1 सेकेंड ले सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो हम आई टी को 1 सेकेंड मान के चलेंगे। तो आई की जगह पे 2.5 उसका स्क्वायर करेंगे और आर की जगह पे 20। 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 20। तो अब इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 6 ज़ा 12। तो 125 वॉट जो है वो डिसिपेट करेगा, ठीक है। अब 125 वॉट को वो डिसिपेट कर रहा है, समझिएगा।
125 वॉट को वो डिसिपेट कर रहा है। अगर 125 वॉट को वो डिसिपेट कर रहा है तो 1000 वॉट तो वो बना रहा था। 125 वॉट को डिसिपेट कर देगा तो बचेगी कितनी, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे बचा 7, और यहाँ पे बचा मेरे ख्याल से 8। तो 875 बचा, और टाउन को रिक्वायरमेंट कितनी थी, 800 वॉट की। तो 875 में से उसको 800 वॉट मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैंने आइडियल सिनारियो में लिया हुआ। आइडियल क्या लिया हुआ है, हम ये मान के चल रहे थे कि रेजिस्टेंस कम है, अच्छा खासा कम है उस केस में, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस सिर्फ 100 किलोमीटर है। अगर मान लो 200 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, तब तो ये डिसिपेशन और बढ़ जाएगा, और अगर ये डिसिपेशन और बढ़ जाएगा तो वहाँ पे जो 1000 वॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है वो इनको यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। इस केस में हम लोग काम क्या करते हैं कि पावर डिसिपेशन को कम करते हैं। अब ये पावर जो डिसिपेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, तो रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें। लेकिन रेजिस्टेंस को हम लोग ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, जितना रेजिस्टेंस है वो थोड़ी ना ज़ीरो हो जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर किसकी वजह से डिसिपेशन हो रहा है, तो आप कहेंगे डिसिपेशन हो रहा है करंट की वजह से। अगर हम इस करंट की वैल्यू को कम कर दें तो डिसिपेशन कम हो जाएगा, ये हम लोग कर सकते हैं। अब इस करंट की वैल्यू को कम करने का काम हम हमारे पास जो करता है, जो डिवाइस करता है, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअल में क्या काम करता है कि यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, मान लेते हैं 1000 वॉट की जनरेट हो रही है, 440 वोल्ट पे जनरेट हो रही है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया एक ट्रांसफार्मर। देखिए ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है, ठीक है, ये सिंबल है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर करता क्या है, 440 वोल्ट को बढ़ा देता है। मतलब इनपुट 440 वोल्ट का है और इसको बढ़ा देता है कि मान लेते हैं 2 लाख वोल्ट बढ़ा देता है, 2 लाख वोल्ट कर देता है। और 2 लाख वोल्ट बढ़ाने के बाद ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब जब ये ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पे 2 लाख पहुँचेगी, उनको चाहिए तो कम, तो यहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर लग जाता है, जिससे इनको 220 वोल्ट पर इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है 800 वॉट पावर के साथ। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगता है वो 2 लाख वोल्ट को कम करके 220 वोल्ट कर देता है। ये आपको सिनारियो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। करंट को कम कर देता है, कितना कम करता है वो तो आगे की बात है, लेकिन ये काफ़ी कम कर देता है। इतना कम कर देता है कि ये करंट 0.1 एम्पियर तक हो जाता है, 0.01 तक हो जाएगा। तो अगर मान लो 0.1 भी हो जाएगा तो पावर डिसिपेशन देखो कितनी कम हो जाएगी। पावर डिसिपेशन विल बी इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर इंटू आर। आर तो वही था 20, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01। इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 0.2 वॉट। देखिए पावर डिसिपेशन सिर्फ 0.2 वॉट है। कैसे, सिर्फ करंट को कम करने से। अब ये कम कैसे हुआ, वो हुआ ट्रांसफार्मर की वजह से। किस तरह से होता है हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि मैंने जो ट्रांसफार्मर लगाया है इसका काम क्या था, सिर्फ इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करना। एक और भी काम इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो यहाँ पे काम पड़ा। यहाँ पे क्या काम पड़ा, यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई थी उसका जो वोल्टेज था वो 2 लाख वोल्ट था, और हमको चाहिए कितना था, 220 वोल्ट। तो इस ट्रांसफार्मर ने इस 2 लाख वोल्ट को 220 वोल्ट कर दिया। तो हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वोल्टेज को कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो जो लो वोल्टेज को हाई वोल्ट कर देता है उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देता है उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रिंसिपल। देखिए इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप पीछे पढ़ चुके हैं व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में थोड़ा सा ओवरव्यू देख ही लीजिए। अच्छा, इसमें क्या था कि एक प्राइमरी कॉइल था, याद हो आपको, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल था। प्राइमरी कॉइल में हम लोग ईएमएफ देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ईएमएफ मिलता था, ठीक है।
इसमें हम लोग इनपुट करते थे, इसमें हमको आउटपुट मिलता था, बस। अब वो मिलता कैसे था, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड है हमारा ट्रांसफार्मर। तो इसकी डिज़ाइन कैसी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए डिज़ाइन बड़ी सिंपल है। इसमें हम लोग ई शेप की, ऐसे ई शेप की मेटल स्ट्रिप्स लेते हैं। ये क्या है, मेटल स्ट्रिप्स, और ये बहुत सारी होती है, ठीक है। ऐसी लेते हैं और इन सबको वार्निश्ड करके, वार्निशिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेटल स्ट्रिप के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं इंसुलेटर की, उसको बोलते हैं वार्निश, और उनको आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ करके कुछ हमारा शेप इस तरीके का बन जाता है। जब इनको जोड़ देते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। जो मतलब ये नीचे वाली जो स्ट्रिप है, इनको साथ में जब जोड़ देते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। मतलब नीचे हमने जो पार्ट जोड़ा है, यहाँ पे हमने स्टेपल किया, यहाँ पे स्टेपल किया, यहाँ स्टेपल कर दिया, यहाँ स्टेपल कर दिया, सब आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। और जो बीच वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को भरते हैं, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी कॉइल को जिस तरीके से ऐसे फिल करते हैं, और इसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल फिल कर दिया जाता है ये, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को एक साथ लगाने की वजह होती है, वो वजह क्या होती है आगे समझ में आएगा। लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए काम ये करेंगे, समझने के लिए, कि हमारे पास इस तरह की मेटल स्ट्रिप है, इस तरह से, समझने के लिए सिर्फ। प्रैक्टिकली वैसे ही होता है जैसे भी आपको बताया मैंने, ये स्क्वायर शेप की। इधर मैंने लगा दिया प्राइमरी कॉइल, और इधर मैंने लगा दिया सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। बहुत छोटा छोटा मैंने बनाया है। ये है हमारा सेकेंडरी, और ये हमारा है प्राइमरी। इसमें हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और मेटल स्ट्रिप लगाने से फ़ायदा ये है कि इसमें जब ईएमएफ हम लोग देंगे तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके साथ, इस मेटल स्ट्रिप के साथ लिंक होके वो इसमें से जाके चली जाएगी। बस सिंपल सा डिज़ाइन होता है और कुछ नहीं होता। अब दो कॉयल हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई आपके। तो ये जो प्राइमरी कॉयल है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैंने मान लिए NP, और सेकेंडरी कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स मैंने मान लिए NS, और इसमें जो इनपुट मैंने किया है पोटेंशियल डिफरेंस वो Vp है, और जो आउटपुट में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो Vs है, मान लेते हैं, ठीक है। मान के चल रहे हैं हम लोग। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो EMF होगा दैट विल बी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल इनटू d∅dt, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी कॉयल में जो आउटपुट होगा वो नंबर ऑफ कॉयल इन सेकेंडरी कॉयल इनटू d∅dt। d∅dt दोनों में सेम है। क्यों सेम है वो समझिएगा भाई। जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो प्राइमरी कॉयल से भी लिंक होगी और सेकेंडरी कॉयल से भी लिंक होगी, दोनों से सेम मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी, तो दोनों में सेम फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, दोनों में सेम रेट पे चेंज हो रहा होगा, इसलिए भी दोनों में d∅dt सेम है। लेकिन दोनों में पोटेंशियल किसके बेसिस पे अलग अलग है, तो दोनों में पोटेंशियल सिर्फ NS और NP के बेसिस पे अलग अलग है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें ज़्यादा होंगे उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया यानी कि VS अपॉन VP ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा NS अपॉन NP। तो इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि अगर मुझे सेकेंडरी कॉयल का पोटेंशियल बढ़ाना है तो सेकेंडरी कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे।
प्राइमरी कॉइल का पोटेंशियल अगर मुझे घटाना है तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स घटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो स्टेप अप पढ़ा था या स्टेप डाउन जो पढ़ा था ऊपर पे, तो ये जो स्टेप अप है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सेकंड आउटपुट के पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ। आउटपुट के पोटेंशियल को बढ़ाने का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होने चाहिए कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल। इसी तरीके से यहाँ पे जो स्टेप डाउन लगा हुआ है इसमें मैंने हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे घटाना है, आउटपुट को घटाना है। आउटपुट को घटाना है यानी कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कम होने चाहिए प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में। सिंपल सा फंडा है, बस इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये तो एक बात हो गई, ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया, इसको आपको याद भी रखना है, याद रख सकते हैं हम लोग, सिंपल सा है। दूसरी चीज, करंट से हमको अभी तक बात समझ में नहीं आई। करंट का भी तो रिलेशन होना चाहिए ना। हमने क्या बोला था, मेन बेसिस क्या है, करंट को मुझे कम करना, घटाना है, तो करंट से एक रिलेशन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? देखो लॉजिक वाइज तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है, करंट को घटा रहा है, तो इसका मतलब ये करंट को घटाएगा। तो अब देख लेते हैं कोई फार्मूला ऐसा बन जाए। तो इसमें हम लोग फार्मूला बनाने के लिए काम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी इनपुट अपॉन एनर्जी आउटपुट। एनर्जी इनपुट या एनर्जी आउटपुट का मतलब पावर इनपुट पावर आउटपुट भी आप बोल सकते हो। भाई हमारी पावर क्या होती है, पावर होती है हमारी वर्क अपॉन टाइम। और वर्क क्या होता है, पावर इनटू टाइम। और वर्क क्या है, एनर्जी तो है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो आप सीधे पावर से रिलेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे पर सेकंड पावर का इनपुट हमें देखना है, तो टी की जगह पे तो 1 मान लीजिए, तो हम लोग पावर आउटपुट और पावर इनपुट का रिलेशन बनाएंगे। तो पावर इनपुट और पावर आउटपुट कितनी हुई भाई, पावर आउटपुट कहाँ गया, ये पावर आउटपुट मुझे निकालना है। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई लगाना है, तो VS इंटू मान ले करंट इसमें है IS, तो ये हो जाएगा VS इंटू IS इक्वल्स टू इनपुट कितना हुआ VP इंटू मान लेते हैं करंट है IP, तो VP इंटू IP हो गया, ठीक है। ये हुआ आउटपुट एनर्जी, ये हुआ इनपुट एनर्जी, तो आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी, यही तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन है। अब VP को इधर ले आइए, तो VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। अब पोटेंशियल से क्या समझ में आ रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट का बढ़ाना है, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, कम। तो करंट देखिए नीचे, करंट नीचे आया है तो करंट हो जाएगा कम। अगर प्राइमरी कॉइल का पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो प्राइमरी कॉइल का करंट कम हो जाएगा। VS अपॉन VP का एक रिलेशन यहाँ पे भी है, NS अपॉन NP, तो अगर यहाँ पे हम रख देंगे NS अपॉन NP, तो आपके करंट का रिलेशन NS अपॉन NP से भी बन जाएगा। कैसे बन गया देखिए, ठीक है। अगर मुझे सेकेंडरी कॉइल का करंट बढ़ाना है, ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। प्राइमरी कॉइल के, समझिएगा बात, उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन हो गया। देखिए IP के इक्वल में क्या है, NS, IS के इक्वल में क्या है, NP। इसका मतलब प्राइमरी कॉइल का करंट अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये कब होगा, जब सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बस बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो करंट होगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो करंट होगा वो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल में करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में। मतलब आउटपुट का करंट कम होगा, इनपुट का करंट ज़्यादा होगा। इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, देखो आउट इनपुट में, यहाँ पे इनपुट में करंट आएगा कम, यहाँ पे इनपुट में करंट आएगा कम, आउटपुट में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक बात समझनी है, देखो करंट के लिए सिंपल सा है, आप उल्टा याद रखिए। मतलब अगर मुझे पोटेंशियल को बढ़ाना है तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, और पोटेंशियल को कम करना है तो करंट बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल कम किस में हो रहा है, स्टेप डाउन में, तो करंट बढ़ेगा ना। तो अगर आउटपुट में करंट बढ़ रहा है तो जो सेकेंडरी कॉइल होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, उसको हम लोग थिक यूज करते हैं।
थिक वायर। थिक वायर का मतलब क्यों? ताकि रेजिस्टेंस कम मिले, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ रही है ना एकदम से, तो रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़े, इसलिए हम लोग सेकेंडरी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेकेंडरी कॉयल हमेशा थिक यूज़ करते हैं। प्राइमरी कॉयल में उल्टा होता है, प्राइमरी कॉयल में सॉरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉयल का वायर थिक होता है, क्योंकि उसमें हमको प्राइमरी कॉयल में करंट ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिलेशंस आए हैं, एक करंट का रिलेशन आया है, ठीक है, और एक ये वाला रिलेशन आया पोटेंशियल का, जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकी कैलकुलेशन के बारे में बातें। बाकी जैसे कुछ डिमेरिट्स मेरिट्स भी हैं, कुछ फायदे नुकसान भी होते हैं, एनर्जी लॉस भी होता है। ये आप किताब में अपनी खोल के देखिएगा, वो आपको उसमें दिख जाएगा कि उसमें क्या एनर्जी लॉस हो रहा है, किस तरीके से एनर्जी लॉस हो रहा है, उस एनर्जी के लॉस को प्रिवेंशन के लिए हम लोग काम क्या कर सकते हैं, वो डिटेल में लिखा होगा, वो उसमें देखिएगा। ठीक है, कुछ बुक से भी पढ़ना ज़रूरी है, उसको आप पढ़िएगा। उसमें न्यूमेरिकल इसके बेसिस पर एक है, मैं आपको कराना चाहता हूँ, वो देख लेता हूँ। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल है ट्रांसफार्मर के बेसिस पर। क्या लिखा हुआ है? अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप अप एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट टू 440 वोल्ट। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर में इनपुट जो है वो 200 वोल्ट है और आउटपुट जो है वो 440 वोल्ट है। ठीक है, बस एक बात याद रखनी, इफ द प्राइमरी कॉयल हैज 1000 टर्न्स, यानी कि जो इसमें एनपी है उसमें 1000 टर्न्स हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉयल। तो सेकेंडरी कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमको पता नहीं, वो पूछे गए हैं। बहुत सिंपल है भाई, हमारे पास वी एस, भाई ये हमारा वी एस है, ये हमारा वी पी है, ध्यान रखिएगा। वी एस अपॉन वी पी किसके बराबर था? एन एस अपॉन एन पी। हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल पूछा है ना, तो एन एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इंटू एन पी, यही फॉर्मूला लग जाएगा। अब वी एस की वैल्यू कितनी है, यानी कि सेकेंडरी कॉयल का आउटपुट कितना है? 440 वोल्ट, और इनपुट कितना है? 200। प्राइमरी कॉयल में टर्न्स कितने हैं? 1000। जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ पे मेरे पास हो गया 22, और 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आ गया। तो सेकेंडरी कॉयल के टर्न्स कितने होने चाहिए? 2200। बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसके होते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में अपने अगले यूनिट पे बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि होगा लाइट। ठीक है, आज हमारा ये यूनिट ख़त्म हो गया।